Hello students, welcome to Arihant. Let's come to the today's topic. Chapter number 6, Poets and Pancakes. Poets का मीनिंग आप सभी समझते हैं. Pancakes मतलब मेकअप मटेरियल. Written by अशोक मित्रा. Theme of the chapter डिस्कस कर लेते हैं पहले. Poets and Pancakes is a humorous an interesting account of Ashok Mitran's experiences at Gemini Studios in Madras. एक्चुअली अशोक मित्रन एक कैंडिडेट जो कि मद्रास में जेमिनी स्टूडियो था है, तो जेमिनी स्टूडियो में ये पहले काम किया करते थे. उस काम के दौरान जितने समय तक इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में वर्किंग करी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने इस नाम की एक बुक में शेयर किया है, पोएट्स एंड पैनकेक्स. इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने पर्सनैलिटीज का जो कि मूवीज में कंपनी में काम करती हैं उस प्रारंभिक समय में जबकि स्टूडियोज स्टार्ट हुए थे भारतीय सिनेमा में, और विविडली ब्रिंग्स आउट सम ऑफ द एक्सेंट्रिक्स और एक्सेंट्रिटीज एंड वीकनेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ डिलाइटफुल मैनर. और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक्सेंट्रिक टाइप के कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा सन की किस्म के, और कुछ वीकनेसेस, कुछ उनकी कमियां हैं जो उन्होंने कैरेक्टर्स की अपने डिलाइटफुल तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने आपके सामने रखी हैं. ये चैप्टर आपका जो दिया गया है ये उनकी एक किताब है माई ईयर्स विद बॉस, जिसमें से लिया गया है. ये उस किताब का नाम है माई ईयर्स विद बॉस, जिसमें से ये लिया गया है. स्टार्ट करते हैं. पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम. पैनकेक जो है वो एक ब्रांड नेम है. किसका? मेकअप मटेरियल का, जो कि जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक भर भर के लाया जाता था. ग्रेटा गार्बो एक बहुत सुंदर जिसे कहा जाता है स्वीडिश एक है ना एक्ट्रेस रही है, तो उसके लिए कहा गया है कि ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. ग्रेटा गार्बो ने भी, क्योंकि उस पुराने जमाने का ये मेकअप मटेरियल है, तो उसी जमाने की यहाँ की एक्ट्रेसेस और हीरोइंस के नाम दिए गए. ग्रेटा गार्बो ने यूज किया होगा, मिस गौहर ने भी यूज किया होगा, वैजंती माला ने भी इसको यूज किया होगा. लेकिन रति अग्निहोत्री आती है अराउंड 80s के बाद. तो 80s के बाद वाले टाइम में जब ये हीरोइंस और एक्ट्रेसेस जो ना मूवीज में इंट्रोड्यूस हुई थी और काम करना शुरू करा था, उन्होंने तो शायद इस तरह के प्रोडक्ट का नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसा उनका कहना है. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स. और मेकअप डिपार्टमेंट जो जेमिनी स्टूडियो का था ना, वो सीढ़ियों से ऊपर चलकर बिल्डिंग में था, जहां कभी बिलीव किया जाता है कि वो कभी रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल रही थी, यानी कि वो रॉबर्ट क्लाइव का वहां कभी अस्तबल हुआ करता था, घोड़े पालने की जगह. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और माना जाता है कि वहाँ चेन्नई में, उस जगह पर, चेन्नई जिसे आज हम जानते हैं, मद्रास जिसे पुराने नाम से जाना जाता है, कि लगभग दर्जनों ऐसी बिल्डिंग रही हैं वहाँ पर जो कि कभी उसका रेसिडेंस हुआ करती थी, निवास स्थान हुआ करती थी. अपने थोड़े समय के जीवन में, और यहाँ तक कि उससे भी थोड़ा कम समय जो कि उसने मद्रास में बिताया, रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहे हैं अभी. क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स. काफी सारी मूविंग्स करी हैं उसने, इधर से उधर काफी जगह पर इसने बार बार आना जाना बनाया, कभी यहाँ से वहाँ निवास बदले हैं. बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स है ना इन रिमोट कॉर्नर्स. और इंडिया में उस रिमोट कॉर्नर्स में, यानी कि कहीं सुदूर बिल्कुल इंटीरियर पार्ट्स में भी कहीं जाकर इसने बहुत अच्छी इम्पॉसिबल बैटल्स भी लड़े हैं और उनको जीता भी है. और बाद में विवाह किया है यहीं पर एक सेंट मैरीज है ना चर्च में, जो कि सेंट जॉर्ज किले के अंदर था मद्रास में. वहां पर उसने एक लड़की से विवाह भी किया. ये सारे काम उनके थे. अब मेकअप रूम जो है हमारे मेकअप जेमिनी स्टूडियो के अंदर, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो मेकअप रूम है वो लगभग हेयर कटिंग सलून की तरह दिखता है. जैसा कि आप और हम लोग हेयर कटिंग सलून जाते हैं ना, तो वहां पर वैसा दिखता है, जहां पर ढेर सारी लाइट्स हैं अलग अलग एंगल से. जैसे मान लीजिए इस स्क्रीन पर अपन जो चारों एंगल से लाइट्स उस पर आ रही हैं, उस कैंडिडेट पर जिसका मेकअप किया जा रहा है. डजन लार्ज मिरर्स, आसपास लगभग डजन
हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स हैं, लगभग आधा दर्जन यानी कि 6 मिरर आसपास लगे हुए हैं, और उन सब पर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, यानी बहुत तेज ताप देने वाली, जस्ट लाइक हैलोजन, हैलोजन होती है ना जिस तरह से बहुत तेज रोशनी देती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ा देती है, उस तरह की लाइट्स लगी हुई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की ना फिर मिस्री भयानक हालात का वो व्यक्ति जिसका कि मेकअप किया जाना है। अब आप उसकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किलों भरा काम था। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for the studio and left. मेकअप डिपार्टमेंट का हेड जो था वो एक बंगाली था, और बंगाली कैंडिडेट बाद में अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि बोले कि ये सब मेरे से बिल्कुल निचले स्तर की चीजें हैं, और वह स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया था, तो बाद में छोड़ गया। उसके बाद सफलतापूर्वक उसकी इस पोस्ट को धारण किया एक महाराष्ट्र के बंदे ने। महाराष्ट्र के बंदे के बाद महाराष्ट्र का जो कैंडिडेट था, जिसका असिस्टेंट था एक धारवाड़ कन्नड़ का, फिर एक आंध्रा, फिर एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और उसके बाद एक एंग्लो बर्मीज और कुछ यूजुअल लोकल तमिल्स वहां पर काम किया करते थे। तो इस तरह से अलग अलग जगह के सब लोग मिलकर यहाँ पर काम करते थे। नेशनल इंटीग्रेशन तो यही दिख रहा है हमको। All this shows that there was a great deal of national integration। अभी मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय एकीकरण का एक पुख्ता और जीता जागता उदाहरण यही लोग थे कि एक कन्नड़ का, आंध्रा का भी, तमिल का भी, महाराष्ट्र का भी, बंगाली भी, सब लोग मिलके एक जगह काम कर रहे हैं इतनी एडवर्सिटीज के साथ। लॉन्ग बिफोर AIR, नेशनल इंटीग्रेशन का प्रमाण उस समय मिलना शुरू हो गया था AIR से आने से पहले, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के आने से पहले। एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब राइटर कहना चाहता है कि ऑल इंडिया रेडियो ने और दूरदर्शन ने जब राष्ट्रीय एकीकरण के जो प्रोग्राम प्रसारित किए, उनसे पहले वहां पर यह चीज हमें दिखनी शुरू हो चुकी थी। This gang of nationally integrated makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and number of other locally made potions and lotions। जितने भी पोशंस और लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, ट्यूब्स हैं, जो लिक्विड तैयार किए हैं इन्होंने सब लोकल मिलकर उनसे, और पैनकेक जो भर के ट्रक भर के लाया गया है मेकअप का सामान, इन सबको मिलाकर ये मेकअप की जो पूरी टीम थी, किसी भी है ना डिसेंट अच्छे से दिखने वाले इंसान को हीडियस भयानक क्राइमसन लाल ह्यूड मॉन्स्टर में भी तब्दील कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे। मेकअप के जरिए सब होता ही है, तो वो कर सकते हैं सारा का सारा। और प्लस ये सारी चीजें उसमें हेल्प करेंगी पैनकेक के अलावा लोकल लेवल पर बने हुए पोशंस एंड लोशंस। ये वो दिन थे जब मेनली इंडोर शूटिंग्स हुआ करती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर। केवल 5% शूटिंग वाज देयर आउटडोर शूटिंग, और बाकी पूरी की पूरी मेनली शूटिंग जो होती थी सारी इंडोर होती थी। 5% शॉट आउटडोर। और मेरा मानना है कि the sets and the studio lights and needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। राइटर कह रहे हैं अशोक मित्रन कि मेरा मानना है कि सेट्स पर और स्टूडियो में जो लाइट्स नीडेड, रोशनियां जरूरी हैं, है ना, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। यानी वहां पर उन लोगों को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उनका मेकअप किया जाता था। तो इसी के लिए उस समय मूवीज के अंदर किस चीज की जरूरत पड़ती थी भाई, लड़के लड़कियों की। तो ज्यादातर शूटिंग क्या होती थी, इसीलिए स्टूडियो के अंदर ही की जाती थी बजाय बाहर जाने के। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। चैनल वाइज प्रॉपर सिस्टम एक मेंटेन किया गया था। कहां पर? मेकअप डिपार्टमेंट में, कि जो चीफ मेकअप मैन है वो चीफ एक्टर्स का मेकअप करके, मजाकिया लहजे में कहा जा रहा है कि उनको अगली बनाएगा, बदसूरत बनाएगा। सीनियर असिस्टेंट जो है वो सेकंड हीरो हीरोइन को करेगा, जूनियर असिस्टेंट जो है वो मेन कॉमेडियन को मेकअप करेगा, और उसके बाद आगे इसी तरह से।
और प्लेयर्स जो प्लेड रोल करते हैं क्राउड का, यानी कि भीड़ का रोल प्ले करने वालों की जिम्मेदारी होती थी, उनका मेकअप कौन करेगा? ये ऑफिस बॉय। अब इसी का डिस्क्रिप्शन आने वाला है हमारे पास कि कौन है ऑफिस बॉय, और यहीं से हमारी सारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यहां तक कि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग में भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डे व्हेन, उन दिनों में जब देयर वॉज क्राउड शूटिंग, यानी भीड़ की शूटिंग हो रही हो, तो आप देख सकते थे उसको मिक्स करते हुए रंग को एक जाइंट वेसल, एक बड़े से बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और भीड़ पर, ढेर सारी भीड़ पर पुताई करते हुए, पुतते हुए। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर। और मेकअप का जो मेन आइडिया था वो ये था कि हमारी स्किन के हर एक छिद्र को भर दिया जाए उस लेयर से, एंड सरफेस ऑफ द फेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, एंड ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। अब जिसे ऑफिस बॉय कहा जा रहा है ना, तो एक्चुअली में वो ऑफिस बॉय, वो केवल बॉय नहीं है, एक्चुअली वो अपने अर्ली 40s में था, शुरुआत के 40वें साल की उम्र में। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग। और वो इस स्टूडियो में कोई ऑफिस बॉय बनने नहीं आया था, बल्कि इस स्टूडियो में बरसों पहले इस उम्मीद पे आया था कि वो यहाँ पर क्या बनेगा? स्टार एक्टर बनेगा, या कोई बड़ा सा स्क्रीन राइटर बनेगा, अच्छी कहानियां लिखेगा। वो नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टर बन जाएगा। वो भी नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, गीतकार बन जाएगा, गीत लिख देगा। और एक्चुअली में क्यों? क्योंकि वो थोड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था, और पोएट भी था, यानी कवि भी था राइटर के अलावा। तो इन सब उम्मीदों के साथ आया था कि सबसे पहले हीरो, फिर नहीं तो स्क्रीन राइटर, फिर डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, क्योंकि वो एक राइटर है, पोएट है। उन दिनों में राइटर कहता है अशोक मित्रन कि मैं क्यूबिकल में काम करता था, एक बहुत छोटी सी जगह में काम करता था, 2 होल साइड्स ऑफ इन विच वर फ्रेंच विंडोज। वो कहता है कि दोनों तरफ से लंबी सी विंडोज थी, जिन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है। अब वो कहता है कि फ्रेंच विंडो, उस समय मुझे पता नहीं था फ्रेंच विंडो होती क्या है। एक्चुअली आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि ना दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। फ्रेंच विंडोज वो होती हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी आती हैं, दरवाजे से भी बड़ी साइज की होती हैं। तो seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought कि I was doing next to nothing. It is likely that the boss thought likewise too. अब ज्यादातर समय ऐसा होता था कि सिटिंग मी, अक्सर मुझे देखते थे बैठे हुए वहां पर न्यूज़पेपर में से कटिंग काट कर उनको फाइलिंग करते हुए, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के खत्म होने तक। तो ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ काम ही नहीं करता हूं, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। बहुत सारे लोग ये सोचते थे, और इट इज लाइकली, और पॉसिबल था कि शायद बॉस भी ऐसा ही सोचता था। सो एनीवन, इसीलिए कोई भी, हु फेल्ट, जो ये महसूस करता है कि आई शुड बी गिवन सम वर्क, सम ऑक्यूपेशन, कि शायद मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, तो वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, तो वो धम से मेरे उस छोटे से कमरे में धमक पड़ेगा और दुनिया भर का एक लंबा चौड़ा लेक्चर मुझे सुना देगा। The boy in the makeup department has decided, तो इसीलिए उस मेकअप डिपार्टमेंट में उस बॉय ने तय किया कि I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. तो बाद में वो सोचने लगा कि यार मतलब कैसे, बाद में उसने सोचा, तय किया कि आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट। बाद में उसे इस बात का अंतर्मन से ज्ञान हुआ, एक ज्ञान प्राप्त हुआ, आभास हुआ कि किस तरह से एक इतना लिटरेरी टैलेंट, यानी कि लिटरेचर वाला, यानी पढ़ा लिखा, जिसको नॉलेज है पोएम लिखने की, है ना, पोएम लिखने की, कविताएं लिखेगा, वो काफी सारी चीजें, स्टोरी वगैरह लिख सकता है, उसको काफी समझ है इन सब चीजों की। तो इतना बड़ा टैलेंट जो है वो वेस्ट जा रहा है उस जगह पर जहां पर की, और वो डिपार्टमेंट में जो कि फिट है केवल किसके लिए? बार्बर्स, नाइयों के लिए, और परवर्ट्स, वेश्याओं के लिए। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, और जल्दी ऐसा हाल हो गया कि इन सब लोगों की बातों से, इनके इतने बड़े बड़े लंबे लेक्चर से बचने के लिए मैं प्रे करने लग गया, क्या प्रार्थना करने लग गया कि ज्यादा से ज्यादा समय मेरा
भीड़ की शूटिंग में बीत जाए, है ना, इससे कोई भी कम ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे उनके एपिक्स से बचा सकता है, यानी कि लंबे चौड़े गाथाओं से बचा सकता है। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब होता गया है कि हर एक इंसान के अंदर जब फ्रस्ट्रेशन, कुंठाएं जब घेर लेती हैं, तो वह उनको हमेशा है ना एक रास्ता देता है, दिशा देता है, अ सिंगल पर्सन। यहां पर भी वो हुआ, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक सिंगल पर्सन की तरफ दिशा दे देता है, ओपनली, या तो स्वतंत्र और खुले रूप से, या कोवर्टली यानी कि गुप्त रूप से। And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to only one person, and that one is in a Kothamangalam Subbu. तो इस आदमी ने भी ये तय कर लिया और मान लिया कि ना उसकी जितनी भी वूज यानी कि मुसीबतें हैं, उसकी इग्नोमिनी, उसको जितना इग्नोर किया गया है और उसको अवॉइड किया गया, ये सारी की सारी चीजें इस स्टूडियो के अंदर केवल एक और केवल एकमात्र इंसान की वजह से है, जिसका नाम है कोठामंगलम सुब्बू। और सुब्बू इस स्टूडियो के अंदर नंबर 2 का कैंडिडेट था। तो नंबर 1 पे कौन होता है बॉस? जेमिनी स्टूडियो में। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. और जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मेकअप बॉय जो था, ऑफिस बॉय जो था, उसकी इस स्टूडियो के अंदर फिल्मों में बहुत अच्छी ओपनिंग थी तुलनात्मक रूप से उस सुब्बू की जैसी ओपनिंग है, उसकी बजाय इसकी ओपनिंग कहीं ज्यादा अच्छी थी और इसको ज्यादा अच्छा काम मिला था और इसकी ज्यादा तारीफ, प्रशंसा सब कुछ हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, he must have had to face more uncertain and difficult times. अब जब इतना सब कुछ अच्छा उसके साथ हुआ था, लेकिन बावजूद उसे अनसर्टेन, अनिश्चित और परेशानियों वाले समय को फेस करना पड़ रहा है। When he began his career, जब उसने अपना करियर शुरू किया, there were no firmly established film producing companies और स्टूडियो। क्योंकि शुरुआत में, उस समय में जब इसने शुरुआत करी थी, तब कोई भी इतनी अच्छी तरह से फर्मली एस्टैब्लिश, स्थापित कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या स्टूडियो वहां पर था ही नहीं, और इसीलिए इसकी शुरुआत ऐसी हुई। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल, और अगर हम लोग शिक्षा की बात करें दोनों कैंडिडेट में, सुब्बू में और हमारे इस राइटर में यानी कि मिस्टर अशोक मित्रन में, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अ बॉय। तो सुब्बू कहीं से भी हमारे इस ऑफिस बॉय से ऊपर जाने की हैसियत नहीं रखता था एजुकेशन के मामले में भी, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, उसमें एक वर्च्यू था, सद्गुण था, और वो गुण था कि वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। डेफिनेटली ये एक सद्गुण ही माना जाएगा। He must have had exposure to more affluent situations and people, और उसके अंदर एक और गुण था कि वह दूसरों के सामने बड़ी अफ्लुएंट सिचुएशन यानी कि बड़े प्रभावशाली परिस्थितियों में लोगों के सामने पूरी तरह से एक्सपोज करके अपने आप को रख देता था। He had the ability, और उसमें ऐसी एबिलिटी, क्वालिटी भी थी, to look cheerful at all the times even after having had a hand in a flop film। यानी अगर किसी फ्लॉप मूवी में भी उसका हाथ है और उसकी वजह से शायद वो फिल्म फ्लॉप हुई है, लेकिन बावजूद उसके हर हालात में सबके सामने एकदम चीयरफुल प्रेजेंटेशन अपना देना, लोगों के सामने हमेशा खुश मिजाज दिखना और हमेशा उनके साथ तारीफ वगैरह इस तरह की बातें करते रहना। कभी भी चेहरे पे उदासी का आवरण दिखता ही नहीं था, ये हाल था उसका। He always had work for somebody. He always had work for somebody. He could never do things on his own. हमेशा दूसरों के लिए काम रहता था, कभी भी कुछ नहीं करता था। But his sense of loyalty, लेकिन अंदर जो समझ थी ना वफादारी दिखाने की मालिक के सामने, made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage। तो क्या किया उसने कि अपनी आइडेंटिटी को, जो स्वयं था, उसने पूरी की पूरी अपनी आइडेंटिटी अपने मालिक, अपने प्रिंसिपल के लिए कंप्लीटली दे दी, और पूरी तरह से अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता थी वह उसने अपने मालिक के भले के लिए, उसके फायदे के लिए दे दी, उस तरफ ट्रांसफर कर दी, टर्न कर दी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, और एक तरह से माना जाए तो वो इंसान पूरी तरह से फिल्मों के लिए ही बना था, ऐसा कहा जा सकता है,
क्योंकि वो सब कुछ पूरी तरह से फिल्मों के लिए ही कर रहा था। Here was a man who could be inspired when commanded, क्योंकि यहाँ हमारे सामने एक ऐसा इंसान था जो कि तब इंस्पायर होता था जब उसको कमांड दे। कमांड क्या थी, आदेश क्या था? द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। अब सिचुएशन देखिए कितनी फनी सिचुएशन है कि रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim of springs. पानी के अंदर चूहे की और टाइग्रेस की यानी कि एक शेरनी की लड़ाई होती है ना, जहां पर चूहे को और चूहा उसको मार डालता है, लेकिन उसके ऊपर दया आती है उसके बच्चों के ऊपर, एंड टेंस देम, और उनको बड़े प्यार से उनकी लाड़ प्यार करता है, दुलार से उनकी केयर करता है, उनकी परवाह करता है। अब प्रोड्यूसर की तरफ से एक लाइन आती है कि सुब्बू मैं इस सीन को कैसे फिल्माऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सुब्बू तुरंत 4 नए ऑप्शंस के साथ सामने आके खड़ा हो जाएगा कि किस तरह से चूहा जो है पोरिंग लव अफेक्शन टुवर्ड्स द टाइग्रेस कब्स, कि किस तरह से वो उनके विक्टिम्स के ऑफ स्प्रिंग यानी कि उसकी संतानों पर किस तरह से प्रेम उंडेल रहा है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। और मान लो प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं यार, मैं अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं और सेटिस्फाइड नहीं हूं तुम्हारे इन आंसर से, कुछ और बताओ। कोई बात नहीं, प्रोड्यूसर ने अगर ऐसा कहा तो सुब्बू वहां पर लगभग 14 नए तरीके लेकर सामने हाजिर हो जाएगा। इस वजह से वो अपने मालिक का प्रिय बना हुआ था, साथ में 14 अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस लेकर हाजिर। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड एंड, और सुब्बू जैसे आदमी अगर आपके आसपास हो, आपके आसपास घिरे हुए हों और आप उनके साथ हों, तो फिल्म मेकिंग वाकई में एक आसान काम है अगर ऐसे बंदे आपके साथ हैं। If ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस दौरान Gemini Studio को एक नई दिशा मिली और इसका गोल्डन पीरियड कहलाया था, वो समय निश्चित रूप से सुब्बू वहां पर था, और सुब्बू का भी इसके अंदर बहुत योगदान है, ऐसा हम कह सकते हैं। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। सुब्बू की एक सेपरेट आइडेंटिटी थी पोएट के रूप में भी, है ना। एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और निश्चित रूप से वो कैपेबल था, इस लायक था, इस स्थिति में था कि वो कुछ है ना कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स यानी कि कुछ है ना कॉम्प्लेक्स, जटिल और ऊंचे स्तर की चीजें भी कर सकता था। He deliberately है ना chose to है ना address his poetry to the masses, और उसने जानबूझकर मन से उसने चुना किसको, मासेस, पूरी जनता को चुना एड्रेस करने के लिए, संबोधन देने के लिए अपनी कविताओं में। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements है ना। अब उसकी जो सक्सेस बनी मूवीज के अंदर, उसने उसकी है ना लिटरेरी अचीवमेंट्स यानी कि लिटरेचर में उसकी जो उपलब्धियां थी ना, उनको डार्फ कर दिया यानी कि बौना साबित कर दिया, उनको ओवरशैडोड कर दिया, ढक दिया। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और यही उसके जो आलोचक हैं वो भी महसूस करते हैं। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने कई सारी स्टोरी पोएम्स है ना तैयार करी, ओरिजिनल वो भी, इन फोक रिफ्रेन यानी कि अपने लोक स्तर पर, लोकगीत लेवल पर, एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नॉवल थिलाना महानंबल। ठीक, ये उसने नॉवल लिखा विद डजन्स ऑफ है ना वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर, और उसके अंदर मंजे हुए, बिल्कुल गुथे हुए कई सारे कैरेक्टर्स के साथ उसने एक नॉवल भी लिख डाला। He quite successfully recreated the mood and manner of the देवदासीज, और बहुत सक्सेसफुली रिक्रिएट, फिर से तैयार कर सकता था वह पूरा का पूरा मूड और तरीका देवदासियों का, पुराने जमाने की, जब वो 20वीं शताब्दी की बात में शुरुआत में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग, कमाल का कलाकार भी था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, और कभी उसकी इच्छा नहीं हुई कि बड़े बड़े लीड रोल्स करूं, मैं हीरो बनूं, फिल्म के बड़े बड़े मुख्य कलाकारों के रूप में काम करूं। बट वॉट एवर सब्सिडायरी, लेकिन कोई भी जो सहायक रोल उसको मिला वो उसने कर लिया आराम से फिल्म के अंदर। एंड ही परफॉर्म बेटर देन द सपोर्टेड मेन प्लेयर्स,
और उसने हर बार जितने भी मेन प्लेयर्स थे मूवी के अंदर उन्होंने जो रोल किया उनसे बेटर परफॉर्म करके दिखाया, ये उसकी खासियत थी। He had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. एक प्योर जिनाइन, एक सही बिल्कुल रियल लव उसका था हर किसी के प्रति जो कोई भी उससे मिलता था, और उसका घर जो था एक परमानेंट स्थायी रूप से एक ऐसा निवास बना हुआ था जहां पर कि दर्जनों आसपास के और दूर के नजदीक के सारे रिश्तेदार वहां पर अपना अड्डा जमाए रहते थे। परिचित भी थे, रिलेशन वाले रिश्तेदार भी थे। और इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, और ये सब कुछ सुब्बू के नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट लगता था। कभी कभार तो कभी लगता था ऐसा कि ये सब कुछ सुब्बू के स्वभाव से बिल्कुल अगेंस्ट है। टू बी इवन कॉन्शियस यानी कि इतना सचेत रहते हुए कि ही वॉज फीडिंग, जानते हुए कि वह खिला रहा है, सहारा बना हुआ है इतने सारे लोगों का, सच अ चैरिटेबल और इतना दानशील इंसान और इम्प्रोविडेंट है ना, इतना इम्प्रोवाइडेंट मैन, एंड येट ही हैड एनिमीज, और इतना कम खर्चीला इंसान और उसके बावजूद भी उसके दुश्मन है, उसके शत्रु है इस दुनिया के अंदर। यानी एक इंसान जो ढेर सारे लोगों को अपने घर में शरण दे रहा है, उनको खिला रहा है, उनको पाल रहा है, उनको रहने की जगह दे रहा है, इसके अलावा दान भी कर रहा है, दानशीलता भी उसके अंदर है, लोगों के साथ हमेशा अच्छे व्यवहार करता है, सबसे अच्छे से मिलता है, और उसके बाद भी इस दुनिया में उसके शत्रु हैं। ये कितनी बड़ी बात है। Was it because कि he seemed so close and intimate with the boss, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉस के इतना नजदीक है, या was it his general demeanor, या उसका ये नॉर्मल व्यवहार ही ऐसा है कि that resembled a psychopath, जो कि किसी चापलूस से मैच करता है ना, जो कि किसी मतलब चापलूस से मैच करता है कि भाई कोई साइकोपैंट है जो बिल्कुल हमेशा दूसरों की तारीफ में ही गुणगान करता रहता है, ऐसा कुछ है। और हिज रेडीनेस या उसकी सहर्षता, हमेशा तैयार रहने की, कुछ अच्छी बातें दूसरों के बारे में बोलने की, किसी भी चीज पर। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू। और कुछ भी रहा हो, लेकिन देयर वॉज दिस मैन, यही वो इंसान था इस मेकअप डिपार्टमेंट का कि हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जिसके अंदर इस तरह की भयानक चीजें सुब्बू के लिए अंदर विद्यमान थी। You saw सुब्बू always with the boss but in the attendance roles, आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देखेंगे लेकिन हमेशा अटेंडेंस रोल्स पर, जहां पे अटेंडेंस चढ़ती है। And he was grouped under a department and called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets। और वहां पर एक ग्रुप था जो स्टोरी डिपार्टमेंट का, स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप था जिसके अंदर एक लॉयर था, ठीक है ना, और उसके साथ कुछ राइटर्स थे और पोएट्स थे, जिनको मिलाकर एक स्टोरी डिपार्टमेंट तैयार किया गया था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और जो लॉयर था वो ऑफिशियली लीगल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ड्रेस वगैरह वही कोट पैंट वगैरह सब पहनता था, ठीक है ना। एक्सट्रीमली टैलेंटेड एडवाइजर तो था, लेकिन एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसको बिल्कुल इसके विपरीत मानता था। एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस और जो बहुत ज्यादा जल्दी अपना नियंत्रण खो देती थी, टेम्परामेंट खो देती थी। वंस इन ब्लू ओवर द सेट्स, एक बार सेट पर बिफर गई, बिफर पड़ी। हुआ क्या? While everyone stood stunned, और जब हर कोई बिल्कुल स्टंड, हैरान, अचंभित वहां खड़ा रह गया, है ना। The lawyer quietly switched on the recording equipment, जब वो बोल रही थी तब रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लॉयर ने चुपचाप चालू कर दिए। आवाज रिकॉर्ड हो गई, और जैसे एक्ट्रेस बंद हुई, यानी कि उसने अपना मुंह बंद किया बोलने के लिए, सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज, लॉयर ने कहा 1 मिनट रुकिए, और उसने वो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, और जैसे रिकॉर्डिंग चालू हुई, there was nothing incriminating or unnecessarily foul about the actress's tirade against the producer, और उसमें ऐसा कुछ भी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कुछ अपशब्द नहीं बोले गए थे, कुछ बुरा नहीं बोला गया था, कुछ गलत नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं था, यानी एक्ट्रेस ने कुछ भी गलत नहीं बोला था। फिर क्या हुआ? But when she heard her voice again through the sound equipment, लेकिन जब उसने अपनी आवाज उस साउंड इक्विपमेंट के माध्यम से दोबारा से सुनी, she was struck dumb,
वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई, आवाज ही नहीं निकली उसके मुंह से। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र छोटे जगह से आई हुई एक लड़की है ना, शी हैडंट गॉन थ्रू द ऑल स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, अभी तक उसने सांसारिकता के सारे अनुभवों को पार नहीं किया था और पाया भी नहीं था। एंड दैट जनरली प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस, और जो अभी एक ऐसी स्थिति पर पहुंची थी जहां पर उसका महत्व बढ़ रहा था, एंड सोफेस्टिकेशन, और सोसाइटी में ऊंचे तबके में पहुंच रही थी, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड, और उसे इतना ऊंचा चढ़ा दिया गया, शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और वह इस आतंक से कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई, कभी रिकवर नहीं कर पाई उस दिन के बाद से जो उसने महसूस किया उस दिन। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और यही उससे ना बेहतरीन अदाकारा का बहुत थोड़े समय का जो छोटा सा समय उसने बिताया था एक्टिंग के लिए, उस करियर का अंत हुआ। और लीगल एडवाइजर किया उसने कुछ भी नहीं था जानबूझ करके, और इस लड़की ने भी कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं था, कहीं से कहीं पूरे सीन में कुछ भी नहीं था, लेकिन लीगल एडवाइजर जो कि मेंबर था स्टोरी डिपार्टमेंट का, अनविटिंगली बिना किसी नॉलेज के और बिना जानबूझ करके वह उसके सैड एंड का कारण बन गया, इस दुखद अंत का कारण बना। While every other member of the story wore a खादी of uniform, जबकि खादी की हर कोई ड्रेस पहना करता था स्टोरी डिपार्टमेंट में, खादी की धोती और एक हल्की सी ओवरसाइज्ड यानी सामान्य आकार से थोड़ी सी बड़ी वाली क्लम्सली यानी बेतरतीब तरीके से, है ना, अनाड़ीपन में टेलर्ड की गई, सिली गई व्हाइट खादी शर्ट वो पहना करते थे। लीगल एडवाइजर जो था वो पैंट और टाई पहना करता था और कभी कभी कोट पहना करता था, एंड लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। Often he looked alone and helpless, यानी कि एक कवच की तरह उसके ऊपर बॉडी आवरण लगता था पूरा का पूरा शरीर के ऊपर, कोट ऑफ मेल। Often he looked alone and helpless, अक्सर वो आदमी अकेला और असहाय दिखता था। क्यों? A man of cold logic in a crowd of dreamers, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो लीगल एडवाइजर है उसके लिए कहा गया है कि कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, की वो एक ऐसी भीड़ के अंदर था जो भीड़ केवल ड्रीमर्स थी, सपने देखने वाली, और उनके बीच में ये लॉजिक रखने वाला बंदा, लॉजिक रखने वाला इंसान, इसीलिए वो अकेला था और असहाय महसूस करता था। अ न्यूट्रल मैन, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है ना, ना आपकी ना मेरी तरफ, न्यूट्रल कैंडिडेट इन एन असेंबली ऑफ गांधीज, है ना, गांधीट्स एंड खादीट्स, गांधीवादी और खादीवादी लोगों के बीच में, लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर चोज टू द बॉस, क्लोज टू द बॉस, बिल्कुल कई ऐसे लोगों की तरह जो कि बॉस के काफी नजदीक थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसको एक फिल्म प्रोड्यूस करने की अनुमति मिल गई, और दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक, और ढेर सारा कच्चा माल और पैनकेक वहां बर्बाद हुआ जो उसमें यूज किया गया, एंड नॉट मच केम आउट ऑफ द फिल्म, और फिल्म में कुछ मतलब भी नहीं रहा। Then one day the boss closed down the story department, और एक दिन फिर गुस्से में आकर बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और शायद दुनिया के इतिहास में पहला एग्जाम्पल होगा, दुनिया के इतिहास में पहला एग्जाम्पल होगा कि एक लॉयर को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। क्यों? क्योंकि कवियों को और राइटर्स को ना घर जाने के लिए कह दिया गया, कवियों को और राइटर्स को घर जाने के लिए कह दिया गया, दैट्स व्हाई वकील की नौकरी चलेगी। भाई मेन तो काम इनका था स्टोरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, लेकिन लॉयर का रोल वहां कुछ नहीं था, लेकिन स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो ये दोनों तो गए सो गए, वो भी गए। Gemini Studio was the favorite haunt of poets and like है ना SDS योगियार, ये फेवरेट जगह हुआ करती थी बड़े बड़े महान कवियों की, राइटर्स की, लेखकों की। SDS योगियार हैं, ठीक है ना, संगू सुब्रमण्यम है, कृष्णा शास्त्री हैं, एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने हिंदी मूवीज में भी काम किया है। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस एंड विच सप्लाइड, इट हैड एन एक्सीलेंट मैस, और वहां पर एक बहुत बेहतरीन है ना मैस हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो में, जो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी की कॉफी सप्लाई करते थे दिन के सारे समय, कभी भी, दिन भर, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और पूरी रात भी मिलती थी। ये वो दिन थे जब है ना कांग्रेस पार्टी का जो मीन था वो मतलब था प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी, यानी कि निषेध है पूरी तरह से, मद्य निषेध पान है पूरी तरह से। अ कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग, और जब
अगर ये लिखकर पूरी तरह से अगर प्रोहिबिटेड है, तो फिर कप ऑफ कॉफी पीते हुए बातचीत करना शायद ज्यादा सेटिस्फाइंग था और ये शायद ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला था, इसीलिए एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, कॉफी भी पी लेते थे। Bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios and a readited leisure a pre-requested for poetry। और उस दौरान वहां पर कहा, उसमें ऑफिस में, वहां जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉयज और कपल ऑफ दूसरे एक दो जो क्लार्क्स थे उनके साथ मिलके हर कोई वहां पर स्टूडियो के अंदर लीजर आवर्स में समय बिताता, बिल्कुल फ्री जैसे बचा हुआ हो। और माना जाता है कि ये किसी कविता को लिखने की ना प्राथमिकता है, यानी कि उसकी पहली जरूरत है कि आप बिल्कुल लीजर आवर में हो, बिल्कुल फ्री बैठे हो और वहां बैठ के सोच रहे हो कि मुझे क्या अब आगे लिखना है। मोस्ट ऑफ देम व्हेन वोर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, ज्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को मानते थे, क्योंकि उनको बिल्कुल मानते थे तो एक तरह से पूछते थे। बट बियॉन्ड दैट लेकिन इन सबसे परे, दे हैड नॉट फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। अब वो गांधी जी को पूछते जरूर थे, लेकिन उनमें हल्का सा भी पॉलिटिकल एप्रिसिएशन और समझ थी नहीं उनमें, बस एक ब्लाइंड फॉलोअर बने हुए थे, कुछ करना ही नहीं। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक टर्म आती है कम्युनिज्म, ठीक है ना, उस कम्युनिज्म के बिल्कुल पूरी तरह से अवर्स थे, यानी कि उनको पता ही नहीं था कि इसका कुछ मीनिंग भी होता है, बिल्कुल अपोजिट। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, क्योंकि कम्युनिस्ट जो होता है उसे माना जाता है कि वो क्या है, गॉडलेस मैन, यानी कि वो ईश्वरहीन इंसान, ईश्वर में यकीन ही नहीं करता। He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. यानी कहीं से भी उस इंसान के अंदर, गॉडलेस व्यक्ति के अंदर, इसलिए उसको गॉडलेस कहा गया है क्योंकि उसके अंदर जरा सा भी झिझक नहीं है कि वह अपने नजदीकी और सिबलिंग्स में किसी को भी ना जिनसे प्यार करता है उनको मारे, किसी भी तरह का प्रेम नहीं है। He had no compunction, जरा सा भी अफसोस नहीं होता है उसको अपने मार डालने में अपने स्वयं के माता पिता बच्चों को, हमेशा तैयार रहता है कारण बनने के लिए, लोगों के बीच में असंतोष की भावना फैलाने के लिए, एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट, और हिंसा फैलाने के लिए उन मासूम और अज्ञानी लोगों के मध्य। सच नोशंस, इस तरह के विचार जो कि ना प्रिवेल हो रहे हैं, यानी कि चलन में फैले हुए हैं हर जगह उस साउथ इंडिया के अंदर एट दैट टाइम ऑल्सो, उस टाइम पर वहां पर थे ऐसे विचार। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, और स्वाभाविक रूप से खादी पहने हुए इन लोगों के बीच में भी वेगली, अस्पष्ट रूप से ये विचार चल रहे थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थकमिंग, और जल्दी इसका सबूत सामने आने वाला था। कैसे आया? When Frank Buchmann's moral rearmament army in a some 200 strong visited Madras sometime in 1942, moral Buchmann's की ना rearmament army थी, वो 1952 में वहां पर विजिट करने आई लगभग 200 लोगों के साथ, ठीक। They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. Gemini Studio से बेहतरीन है ना गर्मजोशी से स्वागत करने वाले मेजबान कहीं नहीं मिले। Someone called the group an international circus. कुछ लोगों ने तो ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस का नाम दिया, जबकि वो रीआर्मामेंट आर्मी थी, 1952 में आई थी मद्रास में। किसकी थी? फ्रैंक बुचमन्स की। अब they were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table. वो कोई करतब दिखाने के लिए बड़े है ना कैसे नहीं थे, वेरी गुड नहीं थे, और ना ही एनिमल्स के साथ उनकी है ना जान पहचान और उनका लगाव डिनर टेबल के अलावा कहीं दिखता था। बट दे वर प्रेजेंटेड इन अ टू प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन उन लोगों ने दो नाटक बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल अंदाज में वहां खेल के दिखाए। एक था जोथम वैली और एक था द फॉरगॉटन फैक्टर। इनके कई सारे शो मद्रास में सक्सेसफुली चले और दूसरे शहरों में भी चले। जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, और जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने इन नाटकों के शोज को, इन दोनों नाटकों के शोज कई बार देखे। The message of the plays were usually plain and simple and homely,
जो मैसेज, जो संदेश था वो इन नाटकों का वो बहुत ही प्लेन, सीधा साधा सा, सिंपल सा, साधारण सा और होमली और घर से घरेलू। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन जो सेट उन्होंने लगाए थे और जो कॉस्ट्यूम्स बनाई थी वो प्रथम दर्जे की थी, प्रथम दर्जे की, यानी कि फर्स्ट क्लास। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी ने बाद में इस तरह की चीजों को यूज किया, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आगे चल के उन्होंने अपने सनराइज के जो सेट्स थे और सनसेट थे, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के सेट्स के अंदर उन्होंने उस जोथम वैली वाले तरीके को, बेयर स्टेज को यूज किया वाइट बैकग्राउंड में कर्टेन लगाकर, और ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और फ्लूट पे ना धुन बजाते हुए उस बैकग्राउंड को उन्होंने शेप दिया। तो उनके इस ना तरीके से बहुत प्रभावित हुए थे और बाद में उन्होंने इनको बाकायदा अच्छी तरह से यूज किया। इट वॉज सम ईयर्स एंड लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। और बाद में कुछ सालों बाद मुझे जाके पता चला कि कम्युनिज्म का एक काउंटर मूवमेंट है, यानी कि उसके विरोध वाला एक आंदोलन था जो MRA मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के रूप में सामने आया था। और बिग बॉसेस ऑफ हमारे जो मद्रास के जो बिग बॉसेस थे मिस्टर वासन, जो कि सिंपली उनके हाथों में खेल गए, खिलौना बन के रह गए। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, मुझे निश्चित रूप से पता तो नहीं कि यही वो वाकई में मामला था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइज, कि कभी ना बदलने वाले इनके पहलू और इनके बड़े बड़े जो बॉसेस हैं हमारे यहाँ के, उनके एंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस है, रिमेन द सेम, वो सब ऐसे के ऐसे ही रहे। MRA हो या चाहे MRA ना हो, है ना, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यू एंड साइजेस, यानी अलग अलग रंग के और अलग अलग आकार के सभी 200 लोगों का उन्होंने अच्छी तरह से स्वागत किया, सत्कार किया। और आखिरकार 20 नेशनलिटीज और लगभग जो 20 राष्ट्रीयता से संबंधित थे, यानी कि 20 राष्ट्रों से संबंधित जो 200 लोग आए थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स शूटिंग्स, और उस समय क्राउड प्लेयर्स की जो शूटिंग होती थी उस शूटिंग से द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स है ना, waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। तो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय के लिए ये एक बहुत अच्छा सा चेंज था कि ना ढेर सारी क्राउड की शूटिंग के दौरान उन पर ना पोताई करना, यानी कि उनको मेकअप करने से बेटर उनको ये लगा था कि जितना समय इन लोगों ने यहाँ बिताया उस दौरान वो इन सब चीजों से बच गया था, तो उसको बड़ा अच्छा चेंज लगा था ये। A few months later, कुछ महीनों के बाद द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बर्स्ट, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, मद्रास के बॉसेस की ना टेलीफोन लाइन फिर से खनखनाई और फिर से बताया कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर वापस से शूटिंग स्टेज पूरा क्लियर कर दिया गया है। ये बताया गया है कि वहां पर वेलकम करने के लिए एक दूसरा विजिटर आ रहा है, उसका स्वागत करना है। शुरू में बताया गया है कि वो कोई पोएट है जो कि इंग्लैंड से आया है, बाद में पता चला कि इंग्लैंड सिर्फ जेमिनी स्टूडियो, कि इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है, और सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, सिर्फ यही बात जेमिनी स्टाफ जानता था ऊपर ऊपर, यानी कि सतही तौर पे, कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर कोई इंग्लैंड से पोएट आ रहा है। और यह उन्होंने सुना था कि ये ना कोई वर्डवर्ड्स या टेनिसन। अब जब उन्हें पता चला कि ये ना इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है, तो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने तो कुछ एक पोएट्स के नाम जान रखे थे, या तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ को जानते थे या टेनिसन को जानते थे, और थोड़े जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने शायद ना कीट्स को भी सुन रखा हो, शैली को भी सुन रखा हो, या ब्रायन को भी पता हो। एक या दो ही लोग शायद ऐसे थे जो शायद बहुत हल्की फुल्की नॉलेज रखते हो कहीं से भी इलियट के बारे में, ठीक है। अब ये जो पोएट जो आ रहा था जेमिनी स्टूडियो में वो था कौन, क्वेश्चन ये था कि जिनके हम जानते हैं ये था, या इनके अलावा फिर कौन है, और वो है तो फिर वो कौन है भाई जिसको हम नहीं जानते। ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। वह पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है, संपादक है, ऐसा बताया गया। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए बॉस उसको एक बड़ा सा रिसेप्शन दे रहा है। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकलिंग आनंदा विकातन, क्योंकि उनके जो बॉस हैं अशोक मित्रन के जो बॉस हैं, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के मिस्टर वासन जो है वो स्वयं एक ना पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। तो आनंदा विकातन इसीलिए ना वो इस ना संपादक को एक विशेष
वो दे रहे हैं, क्या रिसेप्शन दे रहे हैं। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। मद्रास के अंदर किसी भी फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशन का वो कोई भी एडिटर नहीं था। दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज, जिनको कि जेमिनी स्टूडियो में लोग जानते थे। जबकि टॉप मैन द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव। जब से टॉप मैन, जितने भी टॉप लेवल के, द हिंदू टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली। और बाद में जब ये निष्कर्ष निकाला और ये पता चला कि वह जो पोएट था वह एक डेली का, यानी कि एक डेली न्यूज़पेपर का एडिटर था, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम का नहीं था। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। और हम में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही इंफॉर्मेशन पता थी कि भाई ऐसा है कि जो भी पोएट आया है, जो व्यक्ति यहाँ पर आया है वो एक एडिटर है। वो इन दोनों मैगजीन्स का एडिटर नहीं है, वो सिर्फ एक डेली लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर है, एक है ना उसका न्यूज़पेपर का एडिटर है। और यही बात है ना बाद में सरमाइज के रूप में हमारे सामने निकलकर सामने आई। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। आखिरकार है ना अराउंड 4 बजे के आसपास दोपहर बाद पोएट या उसे एडिटर कहें वो पहुंचा। लंबा चौड़ा इंसान, इंग्लिश बोलने वाला, बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफ कोर्स और पूरी तरह से अननोन ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्ट्रियल फैंस, लगभग आधा दर्जन तो फैन स्टेज पे लगाए गए थे, पेडिस्ट्रियल लंबे वाले स्टैंड वाले, उसको हवा देने के लिए उस शूटिंग स्टेज पर। द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, बॉस ने एक लंबी चौड़ी स्पीच पढ़ के सुनाई। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू हैव न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट, और ये क्लियर दिख गया था कि उसको भी बहुत कम उस आदमी के बारे में पता था, पोएट कहें या उसको एडिटर कहें। द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स, पूरी तरह से साधारण रूप में साधारण शब्दों को यूज करते हुए बोली गई थी। लेकिन यहाँ वहां बीच बीच में उसने कुछ शब्दों को यूज किया था, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, यानी कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र। और जब वो कवि बोला he couldn't have addressed a more dazed and silent audience, तो शायद आज से पहले उसने कभी भी इस तरह की हैरान और चकित ऑडियंस को उसने संबोधन दिया भी नहीं होगा और कभी कुछ बोला भी नहीं होगा। No one knew, कोई नहीं जानता था कि he was talking about and his accent defeated, और कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि उसका जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका, वो हर किसी को मात दे रहा था। और कोई भी कोशिश समझने की कि वो क्या बोल रहा था सब बेकार थी। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, लगभग सब कुछ ड्रामा 1 घंटे तक चला। उसके बाद पोएट चला गया और सब डिस्पर्स्ड, यानी कि सब बिखर गए इस अत्यधिक हैरानी और भौचक्केपन के साथ कि व्हाट आर वी डूइंग, कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन एन फिल्म स्टूडियो व्हिच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ द पीपल। आखिर एक इंग्लिश पोएट इस तमिल स्टूडियो में कर क्या रहा है। वो तमिल स्टूडियो, वो जेमिनी स्टूडियो जो कि सिंपल सी साधारण सी मूवीज पिक्चरें बनाता है लोकल लोगों के लिए, छोटे मोटे तमिल पीपल्स के लिए, वहां के लोगों के लिए। आखिर ऐसा आदमी बंदा यहाँ कर क्या रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, बहुत साधारण लोगों के लिए हम लोग पिक्चर बनाते हैं। पीपल जिनकी जीवन एटलीस्ट कम से कम अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। यहाँ के लोगों में तो इतना टेस्ट भी नहीं है, इंग्लिश पोएट्री की नॉलेज भी नहीं है, और उनमें वो टेस्ट कल्टीवेट भी नहीं होगा, डेवलप भी नहीं होगा। द पोएट लुक्ड पोएट प्रिटी बैफल्ड, और वो दूसरा जो कवि था वो भी अत्यधिक है ना परेशान दिखा था। क्यों? क्योंकि उसने भी आज से पहले कभी ऐसे लोगों को संबोधन दिया नहीं था। वो भी महसूस कर रहा था बड़ा अजीब सी इनकॉग्रिटी, यानी कि मिसमैच। किसमें मिसमैच? कि सुनने वालों में और बोलने वालों की बातों में। अबाउट द थ्रिल्स, वो रोमांच और ट्रिवियल्स यानी पीड़ाएं ऑफ एन इंग्लिश पोएट, हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अब उस समय तो उसकी विजिट पूरी तरह से एक मिस्ट्री, रहस्य बन के रह गई कि भाई आया कौन था, कवि था, पोएट था, कौन था, नेम क्या था वो भी नहीं पता, पब्लिकेशन हाउस क्या था वो भी नहीं पता। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, वैसे तो माना जाता है कि विश्व के बड़े बड़े जो प्रोज राइटर्स हैं वो शायद इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन मेरा जो कन्विक्शन है, यानी कि मेरा दृढ़ विश्वास ये कहता है, धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो अपने अंदर, कि प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट, कि ये सत्य रूप से इसको व्यवसाय के रूप में धारित करने लायक होना चाहिए। इट इज फॉर द पेशेंट,
है ना, धीरज के साथ, परसिस्टेंट, अड़ियलपन के साथ, परसिवरिंग, ठीक, यानी किसी चीज को धारण करने के लिए, विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, एक ऐसे हार्ट के साथ आप आगे बढ़े जिससे कि किसी भी, यानी कितने भी रिफ्यूजल अगर आपको मिले आपकी चीजों को पब्लिश करने के लिए, तो आपका दिल ना टूटे, ऐसा बिल्कुल छोटा सा दिल लेकर चलो। नथिंग कैन ब्रेक इट। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग, रिजेक्शन स्लिप्स का मतलब आपके लिए ये नहीं है। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece, और वो राइटर जो था हमारा कौन, अशोक मित्तन, जिसने लिखा है ये चैप्टर, वो भी क्या करता था कि जब उसको इस तरह की रिजेक्शन स्लिप्स मिलती थी, वो बड़े धीरज के साथ अड़ा हुआ था इस राइटिंग के काम को पूरा फाइनल करने के लिए। तो वह जैसी रिजेक्शन स्लिप मिलती, वो दूसरी एक नई कॉपी बनाता उस प्रोज राइटिंग की जो उसने लिखी थी, और सेंड इट टू अनदर एडिटर, दूसरे एडिटर के पास भेज देता, साथ में एक पोस्टेज स्टैंप भी लगाते हुए, ताकि अगर आपको पसंद नहीं आए तो इस मैन्युस्क्रिप्ट को हस्तप्रति को वापस भेज दो। इट वॉज फॉर सच पीपल, और ये ऐसे लोगों के लिए था कि द हिंदू हैड पब्लिश्ड, और तभी उस समय द हिंदू नाम के उस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई एक छोटे से अनाउंसमेंट के रूप में, एक छोटे से इनसिग्निफिकेंट यानी कि अमहत्वहीन कॉर्नर के अंदर एक अमहत्वपूर्ण पन्ने पर एक छोटी सी कहानी, एक कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता की, ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। ब्रिटिश पीरियोडिकल की तरफ से है क्या की गई थी, वो आयोजित की गई थी एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम था द एनकाउंटर। Of course, the encounter was not a known commodity among the Gemini literary, और निश्चित रूप से जेमिनी के उन पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये कोई बहुत कॉमन सी चीज नहीं थी। I wanted to get an idea of the periodical, मैं चाहता था इसके बारे में जानकारी हासिल करना पीरियोडिकल के बारे में, इसके पहले कि मैं इसके ऊपर पैसा खर्च करूं पोस्टेज स्टैम्प के रूप में इसको मैन्युस्क्रिप्ट को इंग्लैंड भेजने के लिए। तो मैंने क्या करा कि कहाँ गया, उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसके एंट्रेंस गेट के साथ है ना आगे जो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स वहां पर भी नहीं लगे हुए थे और कोई नोटिस नहीं था, तो ये आपको ये महसूस कराए कि आप है ना चोरी छुपे कहीं पर फॉरबिडन एरिया में यानी कि प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था, ना ही कहीं आपको पता चलेगा। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, और वहीं पर द एनकाउंटर की कॉपीज पड़ी हुई मैंने देखी। वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, अलग अलग तरह की बिल्कुल फ्रेश कॉपियां, लगभग अनटच कॉपी थी रीडर्स की तरफ से, किसी ने छुआ भी नहीं था शायद इनको। व्हेन आई रीड द नेम, व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, और जब मैं एडिटर के नेम को पढ़ा, आई हर्ड अ बेल, कानों में घंटी सी बजने लगी। इन माय श्रंकन हार्ट, उस छोटे से सिकुड़े हुए हृदय में। इट वाज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था और जिसका आना एक मिस्ट्री बन गया था हमारे लिए। I felt like I had found a long lost brother, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने लंबे समय से एक खोए हुए भाई मुझे मिल गया है। And I sang, और मैंने बिल्कुल वैसे ही गीत गाया जैसे कि हमारी हिंदी मूवीज के अंदर गाया जाता है। I sealed the envelope, मैंने बिल्कुल एनवेलप को सील किया और उसके ऊपर लिखा उनका पता। I felt that he too would be singing the same song at the same time, मुझे महसूस हुआ कि जैसे नहीं फिल्मों में होता है सेम भाई वैसा वैसा गाना वहां पर भी गा रहा होता है, तो उसने कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही सेम गाना गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ द इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर, जैसे कि भारतीय मूवीज के अंदर लंबे समय से बिछड़े हुए भाई एक दूसरे को आसानी से पहचान जाते हैं उस गानों की वजह से, सेम गाना गाते हुए, जो कि पहली मूवीज के अंदर मूवीज में पहली रील में गाया गया था और उसके बाद फाइनल रील में गाया जाता है। नाम था उस पोएट का स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था जो पता चला। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ द स्टूडियोज, अब अशोक मित्रन बाद का समय बता रहे हैं कि कई समय के बाद, काफी समय के बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर आया यानी कि निकल गया, अब मेरे पास समय ज्यादा था, पैसा नहीं था, तो कोई भी है ना कम कीमत की जो मुझे चीज मिलती थी तो वो अक्सर मुझे क्या है ललचाती थी, मेरा ध्यान खींचती थी। फुटपाथ पर चलते हुए एक बार मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने, वहां पर मुझे न्यू ब्रांड बुक्स का ढेर पड़ा हुआ मिला। ठीक है, देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स अबाउट 50 पैसे, हर एक की कीमत लगभग 50 पैसे थी। और एक्चुअली वो कॉपीज थी सेम, एक ही बुक की कई कॉपियां थी जो एलिगेंट पेपर बैक के साथ थी, जो एलिगेंट
पेपर बैक के साथ थी अमेरिकन ओरिजिन का, स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। इस वजह से उनकी कीमत कम थी क्योंकि रशियन क्रांति के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर इनको पब्लिश किया गया था। मैंने 50 पैसे पे करे और उसमें से एक कॉपी उठा लिया। बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ये बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनियंट मैन ऑफ लेटर्स, 6 उसमें एमिनियंट जाने माने मैन ऑफ लेटर्स यानी कि राइटर्स जो थे, लेखक जो थे, इन 6 सेपरेट एसेज यानी कि अलग अलग 6 एसेज उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की तरफ उनकी यात्रा और वहां से भ्रम टूटने पर वापसी। अब ये वो मेन राइटर्स थे जो कि जिन्होंने एसेज लिखे थे, ठीक है ना। एंड्रीगाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोस्टर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ये टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस, और तभी अचानक वो बुक मेरे को ट्रिमेंडियस बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस दिखने लगी मुझे उस बुक की। स्टीफन स्पेंडर द पोएट, अच्छा अरे हाँ ये तो वही पोएट है हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन अ मोमेंट, एक ही पल, आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, और तभी एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मेरा डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड यानी मेरे मस्तिष्क का जो घना अंधकार वाला जो कमरा है वो अचानक से चमकीली चमचमाती हुई रोशनी से रोशन हो गया है, प्रकाशवान हो गया है। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery। और अब Gemini Studio के अंदर स्टीफन स्पेंडर की तरफ से जो रिएक्शन था, स्टन्ड डेज्ड वाला, वो अब मिस्ट्री नहीं रहा। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spenders। हो सकता है Gemini Studio के बॉस का, है ना, उनका कुछ लेना देना ना हो स्पेंडर्स की पोएट्री से, उसकी कविताओं से, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड, लेकिन उसके उस गॉड से भी नहीं, बट नॉट लेकिन उसके उस गॉड से नहीं जो कि असफल हुआ, ठीक है ना। यानी इन लोगों की यात्राएं एक कम्युनिज्म के बारे में जो गए थे और वापस लौट कर आए, यानी कम्युनिस्ट की तरफ इनका लगाव बढ़ा था, लेकिन वहां जाकर देखा इन्होंने कुछ गलत, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वापस डिसइल्यूजन यानी कि इनका भ्रम टूटा। भ्रम टूटने के बाद वापस इन्होंने वापसी कर ली अपनी पुरानी उस दुनिया में जहां पर ये साम्यवादी नहीं रहे, अब कम्युनिस्ट नहीं रहे। तो यही बात वो कहता है कि स्टूडियोज का लेना देना भले ना हो स्पेंडर्स की पोएट्री से, लेकिन मेरा तो है। क्यों? क्योंकि इनका भी गॉड फेल नहीं हुआ इस चीज को समझने में। Thank you. That's all, students.